टाइमिंग डिफरेंस जो है इन रीजन से क्रिएट होता है, डेप्रिसिएशन की वजह से, या बिजनेस लॉस या डेप्रिसिएशन लॉस कैरी फॉरवर्ड की वजह से भी टाइमिंग डिफरेंस, क्योंकि इनकम टैक्स में तो वो खर्चा अलाउड हो जाता है, कंपनी एक्ट में ऑलरेडी कर चुके, तो कंपनी एक्ट में तो जो प्रॉफिट आएगा वही रहेगा। इनकम टैक्स में वो पहले का कैरी फॉरवर्ड है तो प्रॉफिट में से हो सकता है माइनस हो जाए, इसलिए इनकम कम हो जाती है। तो अब हमने अभी तक कैलकुलेशन बताई, अभी इसके केस में कैलकुलेशन करनी है डिफर्ड टैक्स की। तो अब इसमें टाइमिंग डिफरेंस इस कंपनी के केस में फिक्स एसेट्स टैली में पहले देखते हैं हम कि किन किन वजह से टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। फिक्स एसेट्स हैं, उन पे कुछ डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन शेड्यूल सेव कर लिए थे, डेप्रिसिएशन शेड्यूल बता दिए थे। डेप्रिसिएशन इसका फोल्डर ही नहीं खोल रखा आप लोगों ने, फोल्डर के अंदर डेप्रिसिएशन शेड्यूल खोल के रखने थे ना। ये चीज़ें ही तो टाइम ख़राब करती हैं, फिर कह रहे हो कि हमारा सब रेडी था। ब्लेम स्पोर्ट्स कहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ट ये है, ये एज पर इनकम टैक्स है, नहीं एज पर कंपनीज एक्ट है, क्योंकि उसमें ग्रोस ब्लॉक, डेप्रिसिएशन और नेट ब्लॉक, इस फॉर्मेट में जहाँ 3 बॉक्स हों मेजर, जहाँ ग्रोस ब्लॉक, डेप्रिसिएशन और नेट ब्लॉक, वो कंपनी एक्ट का होता है, क्योंकि इसमें ऊपर तो इसने लिखा नहीं कि एज पर विच एक्ट, बट ये है। तो इसमें ड्यूरिंग द पीरियड ये डेप्रिसिएशन है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। और यही इतने की ही टैली के अंदर एंट्री भी डाली है डेप्रिसिएशन की इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये। अब एज पर इनकम टैक्स एक्ट कितना है डेप्रिसिएशन, वो नहीं सेव किया था फोल्डर हैं, या वो इनकम टैक्स के फोल्डर में सेव किया है? नहीं किया। तो एज पर इनकम टैक्स भी तो एक बार निकाल लेते हैं ना। एज पर इनकम टैक्स यहाँ पे जाएंगी, डेप्रिसिएशन चार्ट पे आ जाएंगे, ये एज पर इनकम टैक्स एक्ट है, लास्ट ईयर का भी तो होगा, और इसको प्रिंट चार्ट वाला प्रिंट डेप्रिसिएशन, ये जो ना एक्स्ट्रा आवाज़ें जो है ना ये गलत है। ये कोई वो इसको वर्ड में सेव ही नहीं किया गया। डेप्रिसिएशन चार्ट आईटी, तो इसके अंदर एसेट्स की वैल्यू फिक्स एसेट्स वाले में रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस वैसे तो करंट वाले शेड्यूल में ही पता चल जाएगा हमारा। ओपनिंग बैलेंस ये है, तो 4246 और क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, ये वाला आ गया, क्लोजिंग रिटर्न डाउन 2548। और एज पर कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट वाला जो चार्ट है उसके अंदर, उसमें ओपनिंग यहाँ से पता चल जाएगा, नेट ब्लॉक 31 मार्च का ये है हमारा, और अब ये है तो 2657, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया 2657, और क्लोजिंग हो गया 2417 और 2410 है, ये 2410 है टोटल। 2657 2017 कहाँ से देख रहे हो आप? वो 7 फिर
दूसरा आ जाएगा लॉसेज वाला, लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन, वो इसके कंप्यूटेशन से पता चलेगा। कंप्यूटेशन हमने बनाई थी इसकी, कंप्यूटेशन नहीं बनाई होगी अभी। कंप्यूटेशन के लिए एक तो यही बिजनेस इनकम लेंगे। बिजनेस इनकम यहाँ पे जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रायल पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना, तो ट्रायल में फिर इंपोर्ट फ्रॉम फाइनल अकाउंट्स करेंगे या इंपोर्ट फ्रॉम, फिर ट्रायल से हम ट्रांजैक्शंस में जनरल बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वो फिगर्स इंपोर्ट करेंगे। और फिर यहाँ जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट दिखेगा नीचे, वो नेट प्रॉफिट इस 56 नंबर पे या कौन सा है वो बिजनेस वाले में यहाँ पे फ्रॉम 50 नंबर वाले पॉइंट से जब क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करके इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन अभी हमने ट्रायल नहीं बनाई है, और क्योंकि ट्रायल में तो अभी ये तो वो वाली बात होगी, पहले हम नेट इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर इनकम टैक्स की एंट्री डालनी है, डिफर्ड टैक्स की एंट्री डालनी है, उसके बाद हम ट्रायल बनाएंगे। और डिफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे को इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, ताकि करंट ईयर का हमारा वो कंप्यूटेशन बना लें। कंप्यूटेशन पे फिर हमारे को कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की डिटेल्स पता चल जाएगी, तो वो लानी है। इसलिए पहले हम अपने हिसाब से वैसे ही प्रॉफिट डाल लेंगे जो हमारा टैली में प्रॉफिट आ रखा है। तो टैली में तो प्रॉफिट आएगा हमारा 21,000, लॉस है 21,006.50, तो वो हम यहाँ पे हाथ से डाल लेंगे 21,000। अच्छा, वहाँ पे लॉस 21,006.5 अपडेट कर लेते हैं, मतलब हमने मैनुअली ये कर लेते हैं फ़िलहाल। और इधर एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन अलाउड एज पर, अच्छा इन अब ये तो 22,000 कहाँ से, ऑर्डिनरी 21 से। एक्सपेंसेस में क्या होता है, इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड, इसमें अदर हेड वाली टैक्सेबल इनकम इंटरेस्ट वगैरह की होती है, वो कुछ है नहीं, तो ये तो कोई प्लस माइनस होना नहीं है, ये रो तो ज़रूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन अलाउड एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इतना डेप्रिसिएशन अलाउड होगा, वही टाइमिंग डिफरेंस फिर क्रिएट होगा। यहाँ इनकम टैक्स एक्ट वाला जो है वो रख लेते हैं, तो 1698, ये तो देखो ये ऑटोमेटिकली इसकी कंप्यूटेशन में भी इसका इफेक्ट आएगा। और डेप्रिसिएशन सेपरेटली कंसिडर्ड, क्योंकि इसको डिडक्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन अलाउड एज पर इनकम टैक्स ये घटेगा, और कंपनी एक्ट वाला वापस ऐड हो जाएगा इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम निकालने के लिए। तो 247 यहाँ कंपनी एक्ट वाला मैं अपडेट कर देता हूँ, तो नेट प्रॉफिट 22,457 आएगा। सेव कर देता हूँ। अब इसकी कंप्यूटेशन निकालते हैं। डेप्रीशिएशन उसमें वो एरर बता रहा है कि भाई आपने वहाँ तो अभी कुछ डाला ही नहीं है फिगर, कोई बात नहीं, वो तो बाद में डालेंगे। फिलहाल तो हमें एक कंप्यूटेशन निकालनी थी कि भाई 22,000 का लॉस है और ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इस साल का भी। अच्छा, इस 22,000 के लॉस के अंदर मतलब 22,457 लॉस कैसे आया? 22,457 की कैलकुलेशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट के हिसाब से ये प्लस कंपनी एक्ट वाला वापस जोड़ दिया, इनकम टैक्स वाला घटा दिया, तो 22,457 लॉस बचा। ठीक है ना, क्योंकि इनकम टैक्स का ज़्यादा घट जाएगा, कम जुड़ जाएगा, तो लॉस बढ़ गया। अब 22,457 के दो ब्रेकअप हैं, इसमें 1698 1698 डेप्रीशिएशन पार्ट है एज पर इनकम टैक्स, और ये बिजनेस लॉस हो गया, इसलिए ये अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन बोलते हैं और उसको ऑर्डिनरी बिजनेस इनकम बोलते हैं। लॉस हो गया बिजनेस से, क्योंकि अदर देन डेप्रीशिएशन तो यही पार्ट है, मतलब 22,000 के दो कंपोनेंट हैं, ये डेप्रीशिएशन का पार्ट है, ये ऐसे ही पिछले सालों में भी चलता आ रहा है। अनएब्जॉर्ब्ड ये सब अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, ब्रॉड फॉरवर्ड, फिर कैरी फॉरवर्ड, और उनमें भी ये बिजनेस के हैं, ये अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन के हैं। तो हम तो सारा लॉस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो बेसिकली इन सारों का टोटल ओपनिंग बैलेंस है, और इन सारे टोटल में ये और जोड़ देंगे तो इस बार का, तो यानी यहाँ पे हमने बल्कि अलग अलग दिखा रहा है, बिजनेस लॉसेस यहाँ डाल लेंगे, बिजनेस लॉसेस यहाँ पे डाल लेंगे एज ऑन ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस बिजनेस लॉस कितना था, और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन यहाँ डाल लेंगे। तो पहले बिजनेस लॉस की बात करते हैं। बिजनेस लॉस हमारा, इसको देखेंगे तो इसमें हमारे पास
ये बिजनेस लॉस हैं दो फिगर, ये और ये पहले के हैं 20। ओपनिंग बैलेंस ये हैं, क्लोजिंग में इन तीनों में ये जोड़ देंगे, इन दोनों में ये और जोड़ देंगे। तो पहले तो मैं अगर ओपनिंग देखूं तो 412924 प्लस 53960, ये आ गया 466884। तो ये तो ओपनिंग हो गया 466884, और क्लोजिंग में आ गया, क्लोजिंग में इसी के अंदर ये और जोड़ देते हैं 20759, तो ये 487643 हो गया, 487643। नेहा समझ में आ रहा है? निशा, ऐसे ही अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन हमारा नीचे वाला है ओपनिंग, इन तीनों का टोटल करते हैं 26640 प्लस 7864 प्लस 4718 प्लस 2831, 42053, ये आ गया 42053। और ये आ गया, इसके अंदर ये और जोड़ देते हैं 1698, तो क्लोजिंग 43751, 43751। ये हमारे लॉसेस के फिगर हो गए, वो हमारे फिक्स एसेट्स के हो गए। बाकी कोई और चीज़ें ऐसी हैं नहीं जिनकी वजह से टाइमिंग डिफरेंस आता है, इसलिए अब हम इस कैलकुलेशन को दबा देंगे। ये रेट नहीं डाला तो ये इस बार आप लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया क्या? और यहाँ पे भी बल्कि लॉस ये डालना चाहिए हमें 22,22457 एज पर इनकम टैक्स वाला 2224, नहीं हाँ सही है 457। नहीं, ये डालना चाहिए या कौन सा डालना चाहिए? इसमें प्लस माइनस करने हैं ना, पर डेप्रीसिएशन वाला नहीं, एक्सपेंसेस डिडक्टिबल चार्जेबल, हाँ तो वही करके इस हिसाब से कंप्यूटेशन वाला ही प्रॉफिट डालना चाहिए 22,457.5, चाहे वो प्लस हो माइनस हो। और रेट ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक कंपनी, एक वो ऑप्शन आता था ना, वो क्यों नहीं आया? असेसमेंट ईयर, वो टिक लगाने का ऑप्शन आ रहा था। ये कैसे हो गया? नीचे होगा। नहीं, यही था, ये आप लोगों ने पहले खोल दिया और मैंने वो चीज़ देखी नहीं, मुझे लगा आप लोगों ने पिछला वीडियो देख के समझ के किया होगा इतना तो, पर आपने मेरा टाइम ख़राब करा और इतना सारा वीडियो का वो ख़राब किया। या तो फिर अब क्योंकि ये दोबारा खोलना पड़ेगा रिफ्रेश करके, फिर वो आएगा वो ऑप्शन, फिर ये फिगर दोबारा डालने पड़ेंगे। ये भी कम नहीं है, दूसरा दबा रहा आप। उस पे सेव हो जाता, उसमें नहीं होता, वो पीछे वाले को रिप्लेस कर देता। नहीं करता। चलो अगली बार देख लेना, अभी तो यही कर लेते हैं, ठीक है। इसको मुझे लग रहा है ये रिफ्रेश करके दोबारा से निकालना पड़ेगा। क्रोम ही गायब हो गया। डिफर्ड टैक्स कैलकुलेशन, डिफर्ड टैक्स कैलकुलेटर, डिफर्ड टैक्स कैलकुलेटर इनकम टैक्स वाला। यहाँ आ गया नहीं,
उस टाइम पे नहीं आया था असेसमेंट ईयर 21-22। हाँ फाइनेंशियल ईयर 2021। हाँ असेसमेंट ईयर 21-22 लॉस लेंगे हम ये वाला 22,457 तो यहाँ पे 457। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो रेट अपने आप ले ही लेगा। फिक्स एसेट्स की फिगर ये जो हमने सेव की है ये डाल देते हैं। फोर 4246 दूसरा फिगर क्या था 2548 इधर क्या था 2410 और उधर क्या है 2657। Losses and depreciation. फोर डबल आ गया ये फिगर। कई बार इसमें टाइप किया हुआ फिगर सेव हो जाता है ना, मैं आप तो ले लेता है 487 42 43। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर लगा देते हैं तो ये कैलकुलेशन होके आ गई। इसके हिसाब से आपका डिफ़र्ड टैक्स के बैलेंस के अंदर डिफ़र्ड टैक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस इतना होना चाहिए था और क्लोजिंग इतना होगा, इतने का प्रोविज़न होगा। तो क्या हमारा ओपनिंग इतना था? अब कई बार क्या होता है कि पता नहीं वो हर बार अलग क्यों हो जाता है। कई बार हम कैरी फॉरवर्ड बैलेंसेस को कभी पहले गलत तरीके से किया या कोई और रीजन से ना, कई बार वो फिगर मैच नहीं होता। हाँ वो मैच नहीं होता क्योंकि मैं देख रहा हूँ डिफर्ड टैक्स का यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 132 है और इसके हिसाब से अरे वाह मैच आ गया ये तो, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने ये थोड़ा बहुत फ़र्क कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको इग्नोर करेंगे कि यहाँ 736 आ रहा है, इसके हिसाब से हमारा ओपनिंग आना चाहिए था। डिफर्ड टैक्स एसेट्स इसके हिसाब से इतना आना चाहिए, पर मेनली चीज़ हमें तो ये एंट्री चेक देखनी थी, ये एंट्री मिलनी चाहिए थी हमें कि अकाउंटिंग एंट्री हमारी ये होगी। बस ये एंट्री हो जाएगी तो क्लोजिंग बैलेंस मैच हो। क्योंकि देखो ये जो फिगर है ये कैलकुलेशन हुआ टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर, तो ओपनिंग क्लोजिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा पॉइंट है कि टाइमिंग डिफरेंस पे टैक्स का इफेक्ट कितना पड़ता है, तो टाइमिंग डिफरेंस पे टैक्स का इफेक्ट ये आ रहा है। वो यहाँ पे फिक्स एसेट्स, ये पता नहीं कैसे फिक्स एसेट्स का, अब उसने तो यहाँ पे भी बताया कि आपका नोट्स टू अकाउंट्स में ये चीज़ भी आनी चाहिए कि डिफर्ड टैक्स ऑन एसेट्स का ये ब्रेकअप है जी मेरा। फिक्स एसेट्स पे टाइमिंग डिफरेंस की वजह से ये है, बिजनेस लॉस पे ये है, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पे ये है, तो उस फिगर को उसने यहाँ पे ब्रेकअप भी किया। अब हमें यहाँ पे वो बिजनेस लॉस वाले में एडजस्टमेंट करके उससे मैच करना चाहें तो कर दें, नहीं तो फ़िलहाल तो उसकी ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल तो हमें बस सिंपली इसको प्रिंट करना है, तो इसको ज़रूर प्रिंट करके रख लो ताकि पता रहे कि भाई ये कैसे आपने कैलकुलेशन की है। ठीक है, सेव एज PDF, इसको भी उसी के फोल्डर के अंदर क्लाइंट के सेव कर देते हैं जहाँ पे ये कैलकुलेशंस की थी। पूछना है कोई चीज़ पूछ लो, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड पूछोगे तो सही रहेगा, बाद में पूछते हो तो फिर उसका रिप्लाई नहीं सेव होता। डिफर्ड टैक्स कैलकुलेटर 2021 सेव कर दीजिए। डोंट मेक साउंड्स। 5461 की एक एंट्री डालनी है हमें, राउंड ऑफ में कर दो। 5462 की एक टैली के अंदर एंट्री डालनी है और हमारी डिफर्ड टैक्स की एंट्री डन। ऑल्ट ए 31 मार्च F7 डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस डेबिट हो रहे हैं, नहीं इनकम हो रही है। यहाँ पे हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हाँ डिफर्ड टैक्स इनकम में होएगी, तो यहाँ पे डिफर्ड टैक्स एसेट्स को डेबिट कर देंगे। डिफर्ड टैक्स एसेट्स डेबिट 5462 और क्रेडिट कर देंगे डिफर्ड टैक्स इनकम को। यहाँ
करते हैं, ये जो लिखा है Same copy बीइंग कर देते हैं। बीइंग क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ एडिशनल डिफर्ड टैक्स असेस्ड टू द करंट ईयर। तो अब आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो आया, अब वो लॉस 15,000 ही रह गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई 20,000 का लॉस के बजाय आपको 15,000 का लॉस दिखाना चाहिए, क्योंकि 5,000 का आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा मिलना है। तो उस चीज़ को अभी से ठीक कर लो। ये इसलिए ये स्टैंडर्ड है। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मकसद ये है कि देखो, अगर वैसे आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या दिखता जी, 22,000 का लॉस है, 21,000 का लॉस है। अब कंपनी एक्ट के हिसाब, अब कंपनी एक्ट की बैलेंस शीट में 15,000 15,500 का लॉस है। तो कहने का मतलब, क्योंकि वो कह रहा है कि देखो आपको इनकम टैक्स में इतना टैक्स भी तो कम देना पड़ रहा है ना, आने वाले टाइम में आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा बेनिफिट? क्योंकि आपके बहुत हैवी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते जा रहे हैं। तो जब अगले सालों में कभी भी सपोज करो नेक्स्ट ईयर में ये ब्लेम स्पोर्ट्स में प्रॉफिट हो जाए, मान लो 20,000 का प्रॉफिट हो गया, तब भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा इनको। क्यों? क्योंकि जो लॉसेज हैं वो माइनस हो जाएंगे। कंपनी एक्ट में तो प्रॉफिट दिखेगा बैलेंस शीट में, पर इनकम टैक्स के हिसाब से जब दोबारा से कंप्यूटेशन बनाएंगे, जैसे ये कंप्यूटेशन बनाई है अभी, इस कंप्यूटेशन में तो अभी फिर से लॉस हो गया, लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे 22,000 प्रॉफिट होता है इस बार, मैं इसी बार का एग्जांपल से आपको वैसे दिखा देता हूँ, ये भी एक आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि सपोज करो हमने यहाँ पे ये लॉस की बजाय प्रॉफिट दिखा देते, बाकी सब कुछ ठीक है। हुआ नहीं क्या सेव? उसको सेलेक्ट किया मैंने, उसको माइनस में आ रहा है। इसको क्या हो गया? इक्कीस हजार का मान लो, मैं यहाँ पे प्रॉफिट ले लेता हूँ। माइनस में आ रहा अच्छा, वो नेट लॉस सेलेक्ट कर रखा ना, यहाँ पे Profit। नेट प्रॉफिट सेलेक्ट करूँगा ना, वो अपने आप ही प्लस माइनस कर देगा। वो माइनस लगाने का कोई लॉजिक नहीं है, वो माइनस उसकी प्लस वजह लगाने से की जरूरत नहीं है, यहाँ हाँ। सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। तो अगर प्रॉफिट होता तो देखो आपको यही कैलकुलेशन, वो कह रहा है कि सेलेक्ट वैल्यू यस और नॉट ऑन बिजनेस फॉर अदर डिटेल्स, वो बाद की बात कर लेंगे। अच्छा, अदर डिटेल्स में भी वो कह रहा है कि भाई आपको पास ये एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं है। तो ये एप्लीकेबिलिटी जहाँ वहाँ उसको डिफर टैक्स के कैलकुलेशन पे किया था ना, तो वो वाली प्रॉफिट के केस में मांगता है, लॉस के केस में वो चीज़ मांगी नहीं थी उसने एप्लीकेबिलिटी। देखो तब भी 19,000 का प्रॉफिट है इसके हिसाब से, क्योंकि वो प्लस माइनस तो हुआ भाई, इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन घटा दिया, कंपनी एक्ट वाला ऐड कर दिया, लेकिन फिर भी टैक्स इनकम आफ्टर सेट ऑफ हो गया। 19,000 का जो प्रॉफिट था वो हमारा जो ये कैरी फॉरवर्ड लॉस था Losses बिजनेस थे, का, उससे set उसमें से सेट ऑफ हो गया। और इससे देखो पहले- अमाउंट, इसीलिए लॉस सेट ऑफ लिख दिया। तो जो प्रॉफिट हुआ भी ना, तो वो तो हमारा 18-19 वाला जो लॉस था 53,000 का, हाँ। उसमें से सेट ऑफ हो गया। तो कैरी फॉरवर्ड अब ये रहा 34,000 ही रहा, पहले ये था। अच्छा और ये करंट ईयर का भी सेट कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, पिछला भी सेट ऑफ हो गया, हो गया। क्योंकि करंट में तो लॉस था ही नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड क्या होगा। हैव यू गोट माई पॉइंट हर्षित? कि तो कहने का मतलब आपने इनकम होते हुए भी 20,000 की इनकम पे अगर नॉर्मली ये लॉस ना कैरी फॉरवर्ड हो रहा होता, तो 25% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता, हाँ 5,000 रुपये। पर वो लास्ट ईयर से सेट ऑफ हो गए, जो लास्ट ईयर के तो जो आपको 5,000 रुपये का टैक्स नहीं देना पड़ा। तो एक तरीके से 5,000 का तो बेनिफिट फ्यूचर में होने वाला है। अच्छा इसी मतलब करंट ईयर में ही ये सिचुएशन, लॉस नहीं होती, प्रॉफिट होता, तो आपको 5,000 का प्रॉफिट होता। अब आप सारे, विशेषकर आप, अब आपकी वो सिलेबस की बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 डिफर्ड टैक्स पढ़ना चाहिए अभी आपको। तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से, और आपको पता है 90% स्टूडेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 डिफर्ड टैक्स कभी समझ में ही नहीं आता, कोई इस तरीके से प्रैक्टिकली समझाता ही नहीं है।
तो ये वीडियो बहुत काम का है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 यूट्यूब पे भी अगर आप इसको डाल लोगे तो अच्छे वो मिले, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी जो जनरली लोग नहीं समझा पाते। डन। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब इस फिगर को तो हमने अभी तो हाथ से डाला था, तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है अभी मैं बल्कि वो लॉस ही डालता हूँ 21,000 वाला, और उसको सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे ये पता रहे कि फिगर लिए कैसे थे, है ना। तो 21,006 रुपये था, 50 पैसे भी थे क्या, लो लॉस किए है ना जानबूझ के। वो डिफर टैक्स की कैलकुलेशन से पहले हमने उस फिगर पर आने के लिए उसकी कंप्यूटेशन सेव नहीं की थी ना, दोबारा इसलिए करना पड़ा, तभी तो ये फिगर लिया ना। तो ये कंप्यूटेशन सेव कर लेते हैं। ये कंप्यूटेशन टेम्परेरी है और ये इसलिए हम अकाउंटिंग वाले फोल्डर में सेव करते हैं, ना कि इनकम टैक्स वाले में, ठीक है ना। अकाउंटिंग वाले में इसलिए सेव करते हैं क्योंकि इस कंप्यूटेशन का केवल मकसद इतना ही है, डिफर टैक्स की कैलकुलेशन तक पहुंचने के लिए, नॉट आफ्टर दैट, है ना। इनकम टैक्स के लिए तो दोबारा बनेगी। हाँ, कंप्यूटेशन फॉर डिफर्ड टैक्स 2021, है ना। आगे लिख भी देते हैं टेम्परेरी कंप्यूटेशन, मतलब नोट फाइनल। ये आपका हो गया। तो डेफर्ड टैक्स की भी एंट्री डाल दी, और एक इनकम टैक्स तो बना ही नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, इसी कंप्यूटेशन पे जो हमारा टैक्स भी बनता है ना, डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करने के बाद फिर साथ ही अगर प्रॉफिट होता किसी कंपनी के केस में, और कंपनी मान लो सपोज करो किसी और के केस में यही काम करना होता और उसमें ऐसा लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रखा होता, या हो भी रखा होता तो उसके बावजूद भी इनकम बनती जिस पे टैक्स बनता है, तो उस केस में हमें यहाँ पे जो इनकम टैक्स भी दिखाई देता कि ये टैक्स पेबल है। हाँ, तो एक एंट्री वो भी डालते करंट टैक्स की, तो एक एंट्री इनकम टैक्स भी पेएबल है, तो एक एंट्री टैली में हम वो भी डालते, डिफर्ड टैक्स के साथ साथ इनकम टैक्स की भी एंट्री डालते। हाँ, और वो क्योंकि जो नेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बनता है ना, जैसे लास्ट ईयर का प्रॉफिट लॉस अकाउंट अगर आप देखेंगे, ये कंप्यूटेशन अभी हमारी फाइनल थोड़ी ना होती है, ये भी फाइनल नहीं होती है, मैं तो कह रहा हूँ टेम्परेरी है, पर एंट्री तो बस उसमें कोई चेंज नहीं होता ना फिर, क्योंकि बस वो ही है कि वो तो ये फिगर्स ही तो इम्पोर्ट नहीं हुए ना, बाकी तो ये फाइनल है, क्योंकि फिगर तो यहाँ जब आप बैलेंस शीट के फिगर डालोगे ना, तब भी आपका यहाँ पे प्रॉफिट तब भी यही आएगा, मतलब यही प्रॉफिट आएगा तब भी जब ट्रायल में ये सारा डालोगे तो, क्योंकि 50 नंबर पॉइंट के बाद डिफर्ड टैक्स का डिडक्शन होता है। ये देखो यहाँ पे 50 नंबर पॉइंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसने लिया है 50 नंबर पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो बिफोर डिफर्ड टैक्स के प्रोविजन से पहले का ही रहा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, तो इंटरेस्ट से पहले का टैक्स है, उसके बाद उसमें इंटरेस्ट घटता है, डेप्रिसिएशन घटता है, और फिर प्रोविजन फॉर डिफर्ड टैक्स घटता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये होता है। तो मतलब डिफर्ड टैक्स और इनकम टैक्स की एंट्रियां तो वैसे भी डालने से पहले भी हमारी कैलकुलेशन वैसे ही आएगी। समझ में आई बात? नहीं आई बात समझ में? डिफर्ड टैक्स का प्रोविज़न खोलना कैलकुलेट करना समझ में आ गया? ठीक है, ये वीडियो अब सेव कर लो, अब इसमें और कुछ नहीं रहा है। एक सेकंड रुको, टैली के अंदर एंट्री हो गई। अब वैसे तो मैंने पिछला पराफ वाले में मैंने उस वीडियो में मैंने बताया कि अब इस टैली को आपने इसमें कैसे डालना और आगे की तैयार आगे कैसे करना है, वो मैंने यहाँ पे ट्रायल बनाने की प्रोसीजर वो सारा उस वीडियो में है, तो आपको उसको देख के बना सकते हैं ट्रायल। वैसे तो एक ये भी तरीका है, और एक इंपोर्ट ट्रायल कर सकते हैं टैली से डायरेक्ट भी, यहाँ तो एक्सेल से है, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लो इसको, नहीं तो एक यहाँ से भी ऑप्शन मिलता है, इसमें बैलेंस शीट वाले उसके अंदर इंपोर्ट ट्रायल बैलेंस टैली से
टैली से टैली डायरेक्ट, वो टैली 9 में डायरेक्ट आ जाता है, नहीं तो उसमें XML जनरेट हो जाती है मास्टर की और बैलेंस फाइल की। ये मैं बताऊंगा जब अगले किसी एक वीडियो में कि टैली से कैसे इंपोर्ट करते हैं डायरेक्टली। इसके केस में क्योंकि ये टैली कौन सी है हमारी, ये टैली प्राइम में है, तो टैली प्राइम में ये ले नहीं रहा है डायरेक्ट, नहीं तो टैली डायरेक्ट लिखता नहीं, तो ODBC सर्वर नोट फाउंड वाला एरर आ रहा है, तो इसका मतलब टैली डायरेक्ट से ये नहीं ले रहा। तो एक्सएमएल करनी पड़ेगी अभी। हाँ, तो मैं XML, चलो मैं इसी वीडियो में ही कंटिन्यू कर दूँ, हाँ जी। है ना। चलो मैं यहाँ से पहले बैलेंस ट्रायल बैलेंस को एक्सपोर्ट करता हूँ, डिस्प्ले ट्रायल, Alt 5 दबा देंगे तो सॉरी F5, सीधा F5 दबा देंगे तो ट्रायल, देखो वैसे ट्रायल बैलेंस खुली तो ग्रुप वाइज खुली, F5 दबाएंगे तो विदाउट ग्रुप अल्फ़ाबेटिकली आ गई, तो एक्चुअल ट्रायल तो यही है। ये ट्रायल को मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ XML में, ट्रांजैक्शन XML सेंड, और इसको ब्लेम स्पोर्ट्स के ही फोल्डर में मान लो मैं, पास तो था ही मेरा, क्या हो गया, वो उस वाली लोकेशन पे भी जिस लोकेशन पे हमारी पेस्ट करना था, कॉन्फ़िगर नहीं ये क्या आ गया, 19-20 में। पहले तो ये सब चीज़ें बंद कर दो, उसका एक सेपरेट ही वीडियो बनाते हैं इसको एक्सपोर्ट करने वाला, ताकि आसान रहे, नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखोगे तो कहाँ पे देखोगे, वो वाली बात है। चल रहा है कि वही कंटिन्यू हो गया, बंद कर दो ना फिर।